हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अपना हाइड्रोजन चैप्टर ख़त्म कर लिया है, बोर्ड लेवल का भी, एनसीईआरटी लेवल का भी। अब उसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे एनसीईआरटी को रीड करते रहना है ताकि आपसे कोई पॉइंट एकदम से मिस ना हो जाए। ठीक है, आप लोग उसको आसानी से पढ़ सको। उसके लिए आपको उसको टाइम टू टाइम रीड करना होगा, है ना। वरना क्या होगा, कुछ दिन बाद आप सारे रिएक्शन भूलने लगोगे। तो रिएक्शंस को याद रखो, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। कैल्गन मेथड कब यूज़ करते, क्लार्क मेथड कब यूज़ करते, बस ये सब याद रखो। उससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, तो वो सब याद रखना। खैर, आज हम लोग शुरू करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहले इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? सो द एलिमेंट्स होज इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर यूं बोल दो लास्ट इलेक्ट्रॉन, enters the s subshell are called as s block elements। यह है बेसिक डेफिनेशंस एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट्स जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबशेल के अंदर जाए। जैसे हम बात करें पहले ग्रुप की, सो हलीना के आरबीसीज फरार। ठीक है, बेचारे मंगल का शनिवार 12। तो इसमें से आप किसी भी एलिमेंट की बात कर लो। यहाँ पे आप अगर बात कर लो कैल्शियम की, तो एटॉमिक नंबर इसका 20 है, पोटेशियम का 19 है, इसका 12 है, इसका 11 है, इसका 3 है, इसका 4 है ना। किसी की भी आप बात कर लो। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देख रहे हो, लास्ट वाला एस में गया, एस सबशेल में। इसका कर लो 1s2, 2s2, देखो s2 में गया, इसका s2 में गया। मतलब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है ns2। ns2 मतलब ns2 क्या दिखा रहा है? ns2 आपको इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रहा है। मतलब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में n की जगह 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है, लास्ट में s2 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 ही रहेगा। जैसे आप कैल्शियम का भी करके देख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 16, 3s2, I have to do 1s, 2s, 3s, ये सब बना के चेक कर लेने का। 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अच्छा गिनो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 सही तो हो रहे थे, मुझे लगा 16 ही हो रहे हैं। ठीक है, सो मिस्टेक हुई होगी काउंटिंग में। तो ओके, सो ये हम लोगों का देखो आप लोग कि ns2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2s2, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 4s2। तो स्ट्रोंटियम में क्या आएगा 5s2, बेरियम में क्या आएगा 6s2, रेडियम में क्या आएगा 7s2। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलता है। वैसे ग्रुप 1 की बात करें तो इसका होता है ns1। जैसे हाइड्रोजन का होगा 1s1, लिथियम का होगा 1s2, 2s1, इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। इसका होगा लास्ट में 4s1, इसका होगा लास्ट में 5s1। तो ऐसे इसका भी चलते रहते हैं, तो इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns1। ठीक है, सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 are included in S block। मेरे साथ लिखते चलो, लर्निंग लेक्चर है पूरा का पूरा। चैप्टर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा का पूरा लर्निंग है। फाइनली स्टेट्स ऑफ मैटर में हम कुछ अलग करेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली आपको 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 12th में आपको 3 या 4 ही चैप्टर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के। उसमें फिजिकल और एक्चुअली ऑर्गेनिक और फिजिकल उसमें ज़्यादा बढ़ा है। पर यह भी सच्चाई है कि फिजिकल जो है केमिस्ट्री में, जो फिजिकल वाला पार्ट है वो ज़्यादा होता है ना। इनऑर्गेनिक उतना ज़्यादा होता नहीं है। आप जे एडवांस का वेटेज देख लो, आप जे मेंस का वेटेज देख लो, तो फिजिकल का वेटेज ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक का कम होता है इनऑर्गेनिक और फिजिकल से, है ना। सो ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। तो केमिस्ट्री को अपनी ताकत बनाइए। केमिस्ट्री जब तक आपकी पावर नहीं बनेगी तब तक आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं हिल सकता। मतलब आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं बिना केमिस्ट्री पढ़े फिजिक्स मैथ से काम चला लूँगा या फिजिक्स बायो से काम चला लूँगा। नहीं, केमिस्ट्री ही तो की है। जिसने केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया वो फिर एक ही साल में कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकता है ना। वरना फिर क्या होता है कि फिजिक्स मैथ्स में फिर आउट ऑफ लाओ या फिजिक्स बायो में फिर आउट ऑफ लाओ। तो केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा और इजी भी है।
ठीक है, इंटरेस्ट लाओ केमिस्ट्री में। अब आपको तो इंटरेस्ट होगा ही मुझसे जो पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आखिरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट रेडियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम और रेडियम को छोड़ के बाकी सारे स्टेबल होते हैं। ये जो FR दिख रहा है ना, जो दिख रहा था, उसको और रेडियम को छोड़ के बाकी सारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे होते हैं रेडियो एक्टिव। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। ग्रुप 1 की बात कर लो तो इसका होता है NS1। ग्रुप 2 की बात कर लो तो इसका होता है NS2। यहाँ पे N क्या दिखाता है आपको? N आपको दिखाता है पीरियड नंबर। जैसे ये है 4s2 तो इसका मतलब पीरियड कौन सा होगा? इसका चौथा। यह है 5s2, पीरियड कौन सा होगा? पांचवा। यह 7s2, पीरियड कौन सा होगा? सातवां, ठीक है। तो ये N आपको दिखाता है पीरियड नंबर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले इसको मैं रफ कर दूं। सो स्टडी करना शुरू करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग प्यार से कुछ और भी बुलाते हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों बुलाते हैं यार? ऐसा क्या है? अल्कली मतलब क्या होता है? आया है कभी सवाल ऐसा आपके मन में? नहीं आया? देखो, इसका असली रीज़न ये है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 रिएक्ट विथ वाटर, वाटर मतलब H2O, टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं अल्कली। स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? अल्कली। इसीलिए इसका बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्ट लिथियम अदर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेसिस। लिथियम को छोड़ के बाकी सारे क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रख लो, लेट से हम रख देते हैं यहाँ पे सोडियम को। सोडियम को आप रिएक्ट कराओ वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर बोले तो H2O, तो ये क्या देगा आपको? स्ट्रॉन्ग बेस देगा। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। आप रिएक्ट करा दो इसके साथ पोटेशियम को, पोटेशियम प्लस H2O, ये आपको दे देगा KOH, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। किसी को भी आप लोग रिएक्ट करा सकते हो। रिबेडियम को रिएक्ट करा दो H2O के साथ तो ये आपको दे देगा RbOH, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। बट आप लिथियम को रिएक्ट करा दो H2O के साथ, ये भी आपको दे देगा LiOH, बट ये है वीक बेस। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या है? ये है वीक बेस। रेड पेन से मार्क कर लो या ब्लैक पेन से मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 1 के, वो जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही प्यार से हम लोग बोलते हैं अल्कली, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अल्कली मेटल्स, ठीक है। लिथियम के अलावा बाकी सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। जैसे सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराओ तो वो बनाएगा NaOH, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ वो बनाएगा KOH, रिबेडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ वो बनाएगा RbOH, लिथियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ वो भी बनाएगा LiOH। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारे के सारे रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट Li का जो भी बेस बनेगा वो होगा वीक बेस, ठीक है। इसका जनरल आप लोग लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला है M+H2O। M बोले तो कोई भी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1, M बोले तो कोई भी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1, इसको आप लोग जब रिएक्ट कराओगे तो बनेगा MOH। अब M की जगह रख दो, Na रख दो, K रख दो, Rb रख दो, Li रख दो, ठीक। तो ये जनरल होता है इसका केमिकल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन याद करने का मेनली ये याद रख लोगे तो बाकी सारे अपने आप आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो तो अल्कली मेटल्स एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, है ना। आप लोग जानते हो अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1 का। ओके, कलर की बात करें तो कलर, ऑल अल्कली मेटल्स आर अल्कली मेटल्स आर वाइट इन कलर। कलर की बात करें तो सारे अल्कली मेटल्स वाइट होते हैं। अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोजन की बात हम नहीं करेंगे, उसको हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये होते हैं सिल्वरी वाइट, ठीक है। सिल्वरी वाइट बोले तो थोड़ा सा उसमें सिल्वर रंग रहेगा बट मोस्टली वाइट रहेंगे, इसको सिल्वरी वाइट बोलते हैं। जैसे अगर आप सिल्वर लो, उसमें ढेर सारा पानी मिला दो
तब जो रंग आता है उसको बोलेंगे सिल्वरी वाइट, या फिर वाइट कलर लो उसमें सिल्वर मिला दो, ठीक है। सीजियम कैसा होता है? सीजियम का कलर होता है पेल गोल्ड कलर, ठीक है, मतलब गोल्ड ही होता है बट थोड़ा फेडेड होता है, उसी को हम लोग पेल बोलते हैं। फेडेड मतलब उड़ा हुआ, रंग थोड़ा सा उड़ा रहता है, गोल्डन रहता है बट उतनी प्रॉपरली वो विजिबल नहीं होता है, उसको फेड बोलते हैं, ठीक है। तो सीजियम पेल गोल्ड कलर का होता है, बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सिल्वरी वाइट होता है, और जनरली पूछ ले तो सारे अल्कली मेटल्स वाइट होते हैं, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट Li, लिथियम को छोड़ के। लिथियम देखो कई जगहों पर एक्सेप्शन में आएगा तो इसका ध्यान रखना। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट Li। Li कैसा है? Li हार्ड है, और जो सॉफ्टनेस का ट्रेंड है वो नीचे जाते हुए बढ़ता है, जितना ज़्यादा आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा जो सॉफ्टनेस होगा वो इंक्रीज होगा, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे वैसे वैसे सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टनेस का ट्रेंड। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड था, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था, वैसे सॉफ्टनेस का भी ट्रेंड होता है। ग्रुप 1 में आप जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा सॉफ्टनेस बढ़ता जाएगा, बट लिथियम एक एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, इसको याद रख लो। एक्सेप्शन कौन है इसमें? लिथियम। लिथियम कैसा होता है? हार्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल्स इज लार्जेस्ट in their respective period, लिविंग नोबल गैसेस। क्या लिख रहा हूँ समझाऊंगा मैं, पहले मुझे लिख लेने दो। लिविंग नोबल गैसेस एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स increases down the group, ठीक है। अच्छा, जो एटॉमिक रेडियाई होता है, रेडियस होता है अल्कली मेटल्स का, वो उनके रिस्पेक्टिव पीरियड में लार्जेस्ट होता है। नोबल गैसेस को छोड़ दें तो क्या बोल रहे हो? देखो अगर हम एक पीरियड ले लेते हैं, कौन सा, कोई भी ले लो, ठीक है, नहीं ये वाला, तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस घटता है, ठीक, बट नियन का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उधर वंडर वॉल रेडियस होता है। आई होप आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस का वीडियो देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नोबल गैसेज होते हैं या फिर जो भी एलिमेंट नोबल गैसेज कन्फिग्रेशन में रहते हैं, उनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो किस फॉर्म में रहता है? वंडर वॉल रेडियस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इन लोग रिएक्शन नहीं करते, कोई बॉन्ड इन लोग नहीं बनाते, तो इसकी वजह से इसमें हम मेजर करते हैं वंडर वॉल रेडियस, और वंडर वॉल रेडियस एटॉमिक रेडियाई से, आयोनिक रेडियाई से ज़्यादा बड़ा होता है, तो नियन का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर इन लोग आते हैं। तो ये स्टेटमेंट का क्या कहना है कि अगर हम नोबल गैसेस को साइड में रखें, तो चलो नोबल गैसेस को हमने साइड में रख दिया, तो जो भी ये अल्कली मेटल्स है इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। क्या होगा? लिथियम से जब हम आगे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई घटेगा, मतलब लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, आगे जाते जाते घटता जाएगा। तो यही तो ये बोल रहा है, समझ रहे हो? अब पीरियड वाइज अगर हम बात करें तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा पीरियड 2 में, हाँ पीरियड 2 में। फिर नीचे आएंगे तो सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा पीरियड 3 में, लेकिन नोबल गैसेस को साइड में रख के, क्योंकि नोबल गैसेस का ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हो, है ना। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें होती है वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल इंटरेक्शन की वजह से। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो, आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी ये क्या होता है? ये होता है आयंस का मूवमेंट। आयंस का मूवमेंट कितना फास्ट है या कितना स्लो है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयंस, आयोनिक मोबिलिटी। अब आयोनिक मोबाइल मोबाइल भी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब आयन मोबाइल है या फिर नहीं है, तो आयन मोबाइल है या फिर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास मोबाइल है या नहीं। मोबाइल मतलब क्या वो मूवमेंट दिखा सकता है या वो मूवमेंट नहीं दिखा सकता, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो आयोनिक मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? देखो एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड होती है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल दो, इसके ऊपर डिपेंड होती है,
ठीक है। और हम लोग जानते हैं एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है, फिर सोडियम का, फिर सॉरी सबसे कम लिथियम का होता है, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। ठीक है, ये बात हमें पता है। अगली बात ये भी हमें पता है कि आयोनिक रेडियस मतलब जब इनको हम आयंस के फॉर्म में ले आए तो भी यही ट्रेंड होगा, कोई चेंज नहीं आता। Li प्लस के प्लस Na प्लस Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस। ठीक है, तो कैसा होता है ये ऑर्डर? ऐसा होता है जनरल ट्रेंड। ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियाई की बात कर लो तो हाइड्रेटेड रेडियाई में ये चीज़ चेंज हो जाती है। हाइड्रेटेड मतलब उसका जब हम लोग हाइड्रेशन करा दे, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना। ठीक है, इसमें जब हम लोग हाइड्रेशन ऐड करा दे तो यहाँ पे इसका जो रेडियाई होगा उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो हो जाता है Li प्लस Na प्लस फिर K प्लस फिर Rb प्लस फिर Cs प्लस। ठीक है, ऐसा चलते जाता है। तो हाइड्रेशन किसके किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? देखो, हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितनी कम साइज होगी उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी ऐसा ही होगा, है ना। किसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा? लिथियम का, क्योंकि इसका सबसे साइज कम है, और फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि साइज जितनी छोटी होगी वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना, और साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना कम अट्रैक्ट कर पाएगा। ये मैंने आपको पहले से ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज जितने छोटे में होता है उतना ज़्यादा उसका अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो आयोनिक मोबिलिटी की कुछ बातें थी। ओके, तो आयोनिक मोबिलिटी कैसी होगी? तो अगर हम बात करें आयोनिक मोबिलिटी इन वाटर की, आयोनिक मोबिलिटी इन वाटर, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेटेड रेडियाई के। ठीक है, मतलब वाटर में आयंस कितनी तेजी से मूव करेंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेटेड रेडियाई के। सो हाइड्रेटेड रेडियाई किसका सबसे ज़्यादा था? लिथियम का सबसे ज़्यादा था। तो आयोनिक मोबिलिटी वाटर में किसकी सबसे कम होगी? लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। तो सीजियम की आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना। और ये आयंस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो ग्रुप में जैसे जैसे आप लोग जाओगे, जो इसका हाइड्रेटेड रेडियाई है वो घटेगा, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लिथियम का होता है। तो जितना जितना आप लोग आगे जाओगे उतना उतना हाइड्रेटेड रेडियाई कम होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा आयोनिक मोबिलिटी बढ़ते जाएगा। नहीं समझा? देखो, रेडियाई ज़्यादा होगा इसका मतलब साइज भी ज़्यादा होगी। तो जिसकी साइज ज़्यादा होती है वो आसानी से पानी में मूव करता है, जिसकी साइज कम होती है वो आसानी से पानी में मूव करता है। सोचो एक बार, सोच गए तो समझ भी गए होगे, है ना। तो इसकी वजह से जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई छोटा होता है उसकी आयोनिक मोबिलिटी मतलब उस आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में। अब कुछ लोग सोच रहे इसको Li Na K Rb Cs क्यों नहीं लिखे, प्लस प्लस क्यों लगा दिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं आयोनिक मोबिलिटी की, हम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम इनके आयंस की बात कर रहे हैं। तो आयोनाइज होने चाहिए ना इन लोग, तभी तो आयंस बनेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबका निकला हुआ है ना, आयंस के फॉर्म में ही रहने चाहिए, एनायन या कैटायन। ठीक है, तो आयोनिक मोबिलिटी से यही कहना था कि आयंस की मूवमेंट कैसी होगी, तो इसीलिए Li प्लस Na प्लस हमने लिखा है। ठीक है, तो ये बात हो गई आयोनिक मोबिलिटी की। चलो एक और चीज़ है जो चीज़ आप लोग जानते हो, चलो अगली बार मैं बताता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी जानते हो आप लोग, चलो बता देता हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, बात वही है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 या फिर ऑफ अल्कली मेटल्स ही हमेशा बोलो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की अगर आप बात करो, जैसे मैं बात कर लूँ बेरिलियम, बोरॉन, इन सब की, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? लिथियम। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी बाकी सारे एलिमेंट्स के ज़्यादा, मतलब कम उनसे। देखो लिख के बताता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और जैसे नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। यही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी था, यही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी था, याद है चैप्टर। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सबसे कम किसकी होगी? लिथियम की। साइंटिफिक रूल देखो। चलो सोडियम की बात कर लो। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, ओहो 2p6, 3s1। ठीक है,
तो आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़े उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज रहता है, न्यूक्लियस का चार्ज रहता है, बोझा रहता है, उसके ऊपर कर्ज रहता है। तो आपको वो कर्ज भरना पड़ेगा, तब न्यूक्लियस आजाद करेगा, और वो कर्ज होता है एनर्जी का। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में आता है 3s1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट ऑर्बिट में। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3, या 4, या 5, या ये 6, या 7, या 8? सबसे आसान तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा ना। इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और ये खुद से भी मदद करेगा, और जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंगल होगा, तो वो आसानी से निकल जाएगा। बट वहीं हम बेरिलियम की बात कर दे तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो ये असमंजस में रहता है कि यार क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करूं, क्योंकि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मुझे एक और लूज करना पड़ेगा। वहीं अगर बोरॉन की बात कर ले तो देखो बेरिलियम की एक और बात है कि ये फुलफिल रहता है, 3s2 रहता है उसका, है ना, स्टेबल रहता है वो उससे भी। अगर हम बोरॉन की बात करें तो थोड़ा सा और आगे चला गया, और आगे गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी देख लो। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मतलब सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की होगी, वहीं नीचे वाले पीरियड में सोडियम की, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ठीक है, सो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बातें थोड़ी बहुत, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स की सबसे कम होती है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, थोड़ी सी भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो। ठीक है, और इसका ऑर्डर ऐसा होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या है ये? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते जाते क्या होती है? घटती है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। अरे ये ग्रुप लिखा है ना मैंने, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? घटती है। तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर उसकी सबसे ज़्यादा, तो ये फिर घटी, फिर घटी, फिर और घटी और घटी। ठीक है, क्यों घटती है? क्योंकि नीचे जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज को Z इफेक्टिव भी बोलते हैं। बताओ, न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाते जाते बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्बिट्स बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, शेल्स बढ़ते जाते हैं, है ना। ये शेल्स देखो बढ़ गए, बहुत सारे शेल्स हो गए। तो अभी सीजियम का इलेक्ट्रॉन तो आखिरी कगार पर है, तो ये न्यूक्लियस इसको संभालेगा, इसको संभालेगा, इसको या इसको या इसको, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आज़ाद होता है। तो इसकी वजह से सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है अल्कली मेटल्स में, सबसे कम, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, सो ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में फालतू फालतू बातें जो आप लोग जानते थे, फिर भी ऑर्डर आप लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और डेंसिटी पे कुछ बातें करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की। ठीक है, नोट करते चलना वरना कोई मतलब नहीं है। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, नोट नहीं करोगे तो तुम भी भूल जाओगे। मुझे थोड़ी ना ये सारी चीज़ें याद हैं, मैंने उन्हें नोट करके रखा हुआ है ना, तो रिवाइज करते रहता हूँ, तो ऐसा ध्यान में रहता है। बट आप लोग अगर नोट ही नहीं करोगे तो इतना महारथी तो कोई नहीं है भाई कि पूरा लेक्चर देख ले और उसको पूरे लेक्चर में जितने पॉइंट्स बताए सारे याद भी हो जाए। याद भी हो गए तो कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल तक? चलो ठीक है, फिर नोट करो, मतलब फिर मत नोट करो, सही है फिर। ठीक है, देखो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, लीना के आरबीसीज, फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है, नीचे जाते समय मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है ना। मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मतलब डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी भी बढ़ेगी ना। तो नीचे जाते समय जो डेंसिटी होती है वो, ठीक है, सो अल्कली मेटल्स हैज लो डेंसिटीज ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज। उनकी एटॉमिक साइज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके वजह से जो उनकी डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है ना। बट नीचे जाते समय डेंसिटी बढ़ती है। पीरियड वाइज पहले हमने बात की, अगर हम पीरियड में बात करें तो वहाँ पे इसकी जो डेंसिटी होती है वो पीरियड के एलिमेंट्स से रिलेटेड में कम होती है। ठीक है, बट अगर हम नीचे जाते समय बात करें तो डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम में आप लोग जैसे ही जाओगे डेंसिटी बढ़ते जाएगी। इसका कारण भी मैंने बताया, नीचे जाते समय जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। एक्सेप्शन, however potassium is lighter
देन सोडियम। मतलब आप लोग सोच रहे होगे कि अगर नीचे जाते समय बढ़ती है डेंसिटी तो ऑर्डर ये रहना चाहिए लीना के आर बी सीज, बस फरार नहीं हुए अब की बार, पकड़े गए। हाँ, तो ये ऑर्डर था आपकी बार, है ना, आपने सोचा होगा ये, बट असली में क्या होता है, एक्चुअल ऑर्डर में सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम पीछे आ जाता है, सोडियम आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से हल्का होता है, तो अगर वो हल्का है तो मतलब उसका मास कम है, मास कम है मतलब उसकी डेंसिटी कम। किससे? सोडियम से, क्योंकि सोडियम उससे ज़्यादा भारी है, तो उससे ज़्यादा भारी है मतलब इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। समझ गए? तो इसका मतलब एक्चुअल में ऑर्डर होगा ली ब्रेटली, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम चाहो तो लिख सकते हो, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वैसे लास्ट में ही आएगा फ्रेंशियम भी। ठीक है, तो ये होता है इसका एक्चुअल ऑर्डर। याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डेंसिटी का ऑर्डर बताओ अल्कली मेटल्स का। तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग को हो सकता है इतना याद रहे, मतलब वो अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो इतना दिमाग लगाएंगे यार नीचे जाते समय मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मतलब ये वाला करेक्ट लग रहा है। कुछ चतुर लोग भी होते हैं, लोग क्या करेंगे यार, कभी भी ऐसा ऑर्डर होता ही नहीं है केमिस्ट्री में, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है। तो एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा जहाँ पे एक्सेप्शन रहेंगे, ऐसा रुबिडियम पीछे होगा, कहीं पे सोडियम पीछे होगा, एक में सीजियम पीछे होगा, तो वो बंदा क्या बोलेगा यार सीजियम सबसे लास्ट में आता है। मेरे को लगता है सीजियम पहले आ जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, सीजियम का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो डेंसिटी घट जानी चाहिए, तो सीजियम पीछे आ जाएगा, रुबिडियम आगे चला जाएगा। तो इसे सोचते हैं कुछ लोग, बट आप याद करके जाना, ऐसा कुछ सोचना ना पड़े, तो ये करेक्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डेंसिटी पे ही चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा कि डेंसिटी नीचे जाते समय बढ़ती है, मतलब जो सबसे ऊपर होगा उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, मतलब हाइड्रोजन नहीं, हम हाइड्रोजन की बात कर चुके हैं लिथियम से। सो लिथियम हैज लोवेस्ट डेंसिटी, लिथियम की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी होती है, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स में रखा जाता है इसको। और अदर एलिमेंट्स की बात करें, बाकी सारे एलिमेंट्स को, तो उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आपने सुना होगा सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही वो कंबशन रिएक्शन कर लेता है ना। मतलब ऐसा, मतलब सुनने में आया था, हम लोग के सर बता रहे थे स्कूल में कि एक आदमी एक बार स्कूल से सोडियम चुरा के ले जा रहा था, उसको लगा कोई हीरा है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइन होता है, वो चमकता है, तो चुरा के ले जा रहा था, उसने जेब में रखा, उसकी जेब जल गई। पता नहीं सच्ची कहानी थी या नहीं, बट होता ही है। सो अदर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन, अब लिख लेता हूँ फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का। अदर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, बाकी सबको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बट लिथियम को हम लोग पैराफिन वैक्स में रखते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम केरोसिन ऑयल में लिथियम को रखेंगे तो ये फ्लोट करेगा, तैरेगा इसके ऊपर, और तैरना हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो उसके अंदर जाए। समझ रहे हो? तो डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है, तो ये तैरेगा उसके ऊपर। जैसे बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो तैरता है उसके ऊपर, वैसे ही पैराफिन वैक्स की जो डेंसिटी होती है वो लिथियम से कम होती है, तो लिथियम अब की बार डूब जाएगा, है ना। तो पैराफिन वैक्स में रखने से जो लिथियम होता है ये डज नॉट फ्लोट, ये फ्लोट नहीं करता इसमें, और ये स्टोर हो जाता है अच्छे से, है ना। नहीं समझे? देखो लिथियम की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है, ये आप लोग जानते हो, तो इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं पैराफिन वैक्स में। पैराफिन वैक्स अरे मोम रहता है, ठीक है। अदर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में हम लोग बाकी सारों को रख देते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, क्योंकि उन्हें खुले में नहीं रखा जा सकता, आप जानते हो। पैराफिन वैक्स में इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि लिथियम की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, अगर हम उसको केरोसिन ऑयल में रख भी दिए तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो तैरेगा, जैसे बर्फ पानी पे तैरता है, लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग इसको पैराफिन वैक्स में रखते हैं ताकि ये तैरे ना और उसमें स्टोर हो जाए, तो ये अंदर जाके स्टोर हो जाता है लिथियम, इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं पैराफिन वैक्स में। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं बेसिकली हम लोग। अब मतलब इस ब्लॉक पे ब्लॉक में आपको और क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ने हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको इसमें पढ़ना होगा, फिर इसमें आपको एक्सेप्शंस देखने होंगे ढेर सारे, है ना। प्रॉपर्टीज पर ही है पूरा चैप्टर, 2-3 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, जैसे एक सल्वेज प्रोसेस, है ना। बाकी कुछ रहता नहीं है इसमें, मतलब आपको सिर्फ लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, बाद में रिवाइज करते जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है सबसे पहले वो बताओ। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दूर करना, बॉन्ड को तोड़ना। तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे वैसे वैसे उनकी साइज बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे, मतलब विद द इंक्रीज
in the size of the atom, with the increase in the size of the atom, the repulsion in the non-bonding electrons, non-bonding electron मतलब जो कि bonding में नहीं जाते, non-bonding electrons increases, therefore melting point या boiling point दोनों बात एक ही है, मतलब दोनों में हम बॉन्ड ही तोड़ते हैं ना, तो वही है. सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना आप लोग, ठीक है. इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, ठीक है. तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा वो बढ़ता है, एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, लिथियम से सीजियम तक, या फ्रेंशियम लिख लो, वैसे वो रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं. जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते हो वैसे वैसे साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस की पहुंच घटते जाती है. न्यूक्लियस तो उतना ही बड़ा है, उसकी साइज तो बढ़ती नहीं है, बट शेल्स बढ़ते जाते हैं. तो लास्ट में जब आप सीजियम की बात करो तो उसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस की वहां तक पहुंच नहीं होती कि उस इलेक्ट्रॉन को इतना आसानी से वो कैचअप कर ले. तो इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्री की तरह हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ना. तो फ्री होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करने लगते हैं, और उस रिपल्शन के कारण जैसे जैसे वो रिपल्शन बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे सामने की टीम को आपको हराना है, सामने की टीम आपसे क्रिकेट मैच खेल रही है, बट सामने दो लोग में झगड़ा चालू हो गया किसी बात को लेके, तो आप उसको और आसानी से हरा सकते हो, है ना. तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन था वो बढ़ गया ऊपर से नीचे आते समय, तो इससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, क्योंकि आप और आसानी से इसको मेल्ट कर पाओगे और आसानी से बॉइल कर पाओगे, है ना. तो लिथियम से लेके सीजियम तक जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है, ठीक है. अगली चीज लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतनी ही ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है. और जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और इसी मेटेलिक बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसी के अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. तो जरा ऑर्डर बता दो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का. हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी. स्ट्रेंथ जो होगी मेटेलिक बॉन्ड की वो घटेगी. मेटेलिक बॉन्ड मतलब Li2 Na2, हाँ Li2 Na2 ये सब, ठीक है. इनको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं जो मेटल के बीच में बनते हैं. तो जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्डिंग जो होगी स्ट्रेंथ उसकी वो घटेगी. तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा नीचे जाते समय, है ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब लिथियम का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर सोडियम करेगा, फिर पोटेशियम करेगा, फिर रुबिडियम करेगा, फिर सीजियम करेगा, बात खत्म, है ना. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट करते चलनी है. अभी 2-3 और बातें फिर लेक्चर एंड होगा. ओके, तो ये हमने बात कर ली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की. चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब मेटल को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, ठीक, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है. सो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी लगती है वो घटती है. इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है. जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ज़्यादा आसानी से कौन लूज करेगा? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. तो सीजियम की सबसे कम है तो वो आसानी से लूज करेगा, है ना. तो एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, भाई साहब ऐसा खतरनाक राइटिंग, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, therefore electropositive character increases. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का डेफिनेशन लिख लेना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. सॉरी डिक्रीजेस था ना, अरे आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाते समय डिक्रीज होती है,
ठीक है, मेरे मन में भी डिक्रीज था बट मैंने हाथ से इंक्रीज लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्रीज लिखना चाहता था। ठीक है, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जरा ऑर्डर बता दो अब। लिथियम की सबसे कम, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। सीजियम की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्योंकि ये लास्ट में रहता है। ठीक है, चलो कलर इम्पार्टिंग नेचर देखते हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट प्रॉपर्टी फ्लेम कलरेशन। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अभी एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर बचा हुआ है, उसको देख लें। आज हम पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे इनकी, फिर अगले लेक्चर से हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन मतलब जब भी आप लोग एलिमेंट्स को हीट करो अल्कली मेटल्स के, मतलब अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स टू द फ्लेम व्हेन दे आर हीटेड। तो जब भी लोग हीट किए जाते हैं तो इन लोग फ्लेम जो होता है, फ्लेम मतलब जो भी आग होती है, जैसे आप लाइटर निकालो, लाइटर से सोडियम को हीट करो तो वहाँ पे आप लोगों को जो फ्लेम का कलर है ऑरेंज दिखेगा, कभी कभी थोड़ा सा येलो दिखेगा, कभी कभी थोड़ा सा रेड दिखेगा, है ना, कभी कभी थोड़ा सा ब्लू भी दिखता है। तो ऐसा ऐसा अलग अलग दिखता है आपको। बट अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स को हीट करो तो कौन सा कलर दिखता है वो मैं बताता हूँ। देखो, लिथियम को अगर आप हीट करोगे तो आपको दिखेगा क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड मतलब खूनी कलर है खूनी लाल, क्रिम्सन रेड। ठीक है, पोटेशियम को अगर आप करो तो आपको दिखेगा वॉयलेट। ठीक है, पोटेशियम को करोगे तो ये वायलेट कलर इंपार्ट करेगा। सोडियम की बात करें तो ये गोल्डिश येलो नहीं जम रहा है, गोल्डन येलो। ठीक है, गोल्डन येलो कलर ये इंपार्ट करता है। ठीक है, रुबिडियम की बात करो तो ये भी वॉयलेट ही करता है पर रेडिश वॉयलेट इंपार्ट करता है। कभी आप सिलेंडर को ऑब्जर्व करना, वहाँ पे आप पाओगे कि नीचे पहले ब्लू रहता है, फिर ऊपर येलो थोड़ा सा रहता है, फिर ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज रहता है। तो अलग अलग रहता है। वैसे आप लोग इनको हीट करोगे तो ये अलग अलग नेचर इंपार्ट करते हैं। एक और बच गया हम लोगों का सीजियम। सीजियम होता है ब्लू वायलेट। ठीक है, ब्लू वायलेट कलर ये इंपार्ट करता है। समझ में आया? आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि विच कलर इज इंपार्टेड बाय सोडियम ऑन हीटिंग। तो याद रहना चाहिए भाई, रेडिश वायलेट था या वायलेट था या क्रिम्सन रेड था या ब्लू वायलेट था या फिर नॉन ऑफ दिस था। नॉन ऑफ दिस था क्योंकि वो है गोल्डन येलो। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने पहले देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, समझा होगा। फिर हमने देखा फ्लेम कलरेशन, रट्टा मारना है और कोई रास्ता आपको नहीं है। अरे रट सकते हो यार, अभी याद हो जाएगा, 2 दिन बाद रिवाइज कर लेना, 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर लेना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, सीजियम रुबिडियम पोटेशियम तीनों वायलेट करते हैं, पर सीजियम ब्लू वायलेट करता है, रुबिडियम आर और आर रेडिश वायलेट करता है और पोटेशियम वायलेट करता है। ठीक है, चलो लास्ट हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर के। सो रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं हम लोग, थोड़ा अलग है। मतलब आप लोग सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में तो देखा हमने, बट रिड्यूसिंग नेचर इज बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने में माहिर होते हैं। ठीक है, एज अल्कली मेटल्स हैव हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, therefore it has higher reducing nature। बट किसका reducing nature सबसे ज़्यादा है? ठीक है, किसका reducing nature सबसे ज़्यादा है? ठीक है, सो सेम वही होगा, द reducing nature will increase फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब सबसे नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम नहीं, एक्सेप्शन है। हाउएवर लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ यहीं पे आपको नई चीज़ पढ़नी है, लास्ट टॉपिक है, झेल लो थोड़ा। ठीक है, अच्छा आप लोग देखते रहोगे कि इनऑर्गेनिक के लेक्चर में आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो, तो मैं आपको जवाब देता हूँ इसका कारण क्या रहता है। ठीक है,
सो मेटल हमारे पास कोई है सॉलिड फॉर्म में, कौन सा मेटल होगा? अल्कली मेटल होगा, समझना करो, ठीक है। हमने इसको दी एटोमाइजेशन एनर्जी। एटोमाइजेशन एनर्जी मतलब सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी भी बोलते कुछ लोग, चलेगा। फिर इसको हमने एनर्जी दी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये बन गया M+, कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में रहने दो, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी दी हमने और ये बन गया M+, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। फिर हमने इसको दी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हमने इसको दी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देने के बाद ये आ जाएगा अपने एक्वस फॉर्म में, नहीं समझे? देखो, सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में था, हमने इसको एटोमाइजेशन एनर्जी दी, जिसकी वजह से ये गैसियस फॉर्म में आ गया। गैसियस फॉर्म में आने के बाद हमने इसको दी आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी से ये आयन के फॉर्म में आ गया, M+ के फॉर्म में आ गया। फिर हमने दी इसको हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब इसको हाइड्रेट करवाया, हाइड्रेट मतलब वाटर दिलाया, तो ये बन गया एक्वस, डाइल्यूट एक्वस, ठीक है। तो ये M+ एक्वस फॉर्म में आ गया। अब सुनो, जो डेल्टा टोटल होगा वो आएगा डेल्टा H एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी माइनस में लेंगे हम लोग। अब इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, जब भी निकालोगे आप नहीं निकालोगे, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बट इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, बट जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव इज इक्वल टू मोर रेड्यूसिंग नेचर, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा उसके पास रेड्यूसिंग नेचर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो फिर से शुरू करते हैं। रेड्यूसिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो रेड्यूसिंग नेचर ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में लेकर आए एटोमाइजेशन एनर्जी देके, फिर हमने उसको आयंस के फॉर्म में लेकर आए आयोनाइजेशन एनर्जी देके, फिर हम उसको एक्वस फॉर्म में लेकर आए हाइड्रेशन एनर्जी देके। तो ये आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, बट जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा उतना ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर होगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव आता है सीजियम का, इसलिए उसका सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ठीक है। सो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर इसका डिफाइन नहीं है, बट एक चीज डिफाइन है कि लिथियम है स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। लिथियम है स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, बस यही डिफाइन है, और कोई ऑर्डर डिफाइन इसका नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? ऑर्डर डिफाइन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी से एटोमाइजेशन एनर्जी पे, सबका अलग अलग होता है, बट ये बात फिक्स है कि लिथियम का सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर है, ठीक है। तो लिथियम है स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा, ठीक है। सो रेड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है लिथियम का, ओके, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा, मतलब अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट। ये बातें रेडॉक्स रिएक्शन में बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख डाली इनकी, ऐसी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप 2 की, ठीक है। अच्छा, मतलब कभी कभी ऐसा फील होता होगा आपको स्कूल के लेक्चर में, कॉलेज के लेक्चर में, या फिर क्लासेस के लेक्चर में, क्लासेस में तो नहीं होता होगा मे बी, बट कॉलेज में होता होगा। तो केमिस्ट्री में जब आप लर्निंग चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें एक तरीका होता है पढ़ाने का। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, नोट्स बनाएंगे और उसी को लेके शुरू हो जाएंगे क्लास में, मतलब पीपीटी बना ले लैपटॉप पे या फिर कहीं और बना लिए, वो शुरू हो जाएंगे उसी को लेके। तो इसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर एक इरिटेशन वाली फीलिंग जनरेट होती है कि यार मतलब बताए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है। इसकी वजह से वो ऑनलाइन लेक्चर पे फोकस नहीं करते हैं। कॉलेज का हो, अभी तो क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी पे सीधा आपको बताते चलते हैं कि बेटा ये ऐसा ऑर्डर है, ये ऐसा ऑर्डर है, ये लिथियम है, ये सोडियम, पोटेशियम, ऐसा ऐसा ऐसा। इसकी वजह से नहीं जमता है कुछ लोग को। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं पहले से बोर्ड पे लिख के नहीं रखता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं पहले पूरा बोर्ड पे लिख दूँ, फिर मैं कैमरा ऑन करके 2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, बट इससे आपके अंदर ऐसी इरिटेशन वाली फीलिंग जनरेट होगी ना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे, वीडियो डिसलाइक कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो चाहता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहे, तो इसीलिए मैं आपके साथ साथ लिखते चलता हूँ।
ताकि आपको बोरिंग ना फील हो, आप इरिटेट ना हो जाओ, है ना। तो बाकी टीचर्स क्या करते हैं, लिख देते हैं फिर पढ़ाते हैं लैपटॉप पे, बट जो टीचर्स लिख लिख के पढ़ाते हैं इसका मतलब उन्हें पता है कि स्टूडेंट कैसी पढ़ाई चाहता है। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं आपके साथ लिखते चलता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते चलते हो, तो इससे थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनता है और फ्रस्ट्रेशन नहीं फील होता, है ना। अब मैं चाहूँ तो क्या कैमरा ऑफ करूँ, पूरा लिख दूँ, ऑन करके बता दूँ, ऐसे तो मैं एक दिन में पूरे चैप्टर उड़ा दूँ, 1.5 घंटे में इस ब्लॉक उड़ा दूँ मैं अगर ऐसा करने लगूँ। बट ऐसा नहीं करना है। ऐसा कब करना है, रिवीजन में, जब आप नोट्स ना बनाओ। फिलहाल आप नोट्स बना रहे हो तो ऐसे करो। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि मतलब कॉलेज में टीचर्स ऐसा ना करें, तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट करिए कि मैम हमें नहीं समझता, कंसंट्रेट नहीं होता, आप प्लीज़ बोर्ड पे आके पढ़ाइए या लैपटॉप पे ही पढ़ाइए, बट वहाँ पे लिखते चलिए, पीपीटी बना के मत पढ़ाइए। बायोलॉजी के भी लेक्चर्स सब ऐसे ही करते, बायोलॉजी के पीपीटी बना के पढ़ाते, बट इट्स वेरी बैड, बहुत बुरा होता है ये, इसकी वजह से नहीं समझते उतना अच्छे से, ठीक है। तो यही छोटी सी बातें मुझे बतानी थी, जिसकी वजह से मे भी आपके अंदर जनरेट होता हो कि यार क्या घटिया सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, फालतू बातें अभी नहीं करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में सीखेंगे हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, थैंक यू सो मच।